नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिराग जैन और GLCIS में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की रियासतें, जिसके अंतर्गत हमने पिछले सेशन में आपकी बघेलखंड रियासत को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से बघेलखंड के राजाओं द्वारा मुगलों के साथ तथा स्वयं के साथ संबंध जो अन्य राज्य थे, जैसे कि आपका बुंदेलखंड या गोंडवाना रियासत, इनके साथ क्या संबंध थे। हम देख रहे हैं कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि किस तरीके से आपके रामचंद्र जो बघेल थे, उन्होंने अपने संबंधों को प्रारंभ में सामान्य तौर पर प्रारंभ किया। फिर देखते हैं हम कि तानसेन के समय इनके संबंध जो थे मुगलों के साथ वह चरमोत्कर्ष पर थे, और जब अकबर द्वारा कालिंजर अभियान चलाया गया उस समय इनके संबंध अकबर के साथ खराब हो चुके थे। मतलब उन्होंने उनके समक्ष क्या किया था, समर्पण कर दिया था। अब हम देखते हैं कि विक्रमाजीत बघेल, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विक्रमाजीत बघेल, इनके क्या संबंध रहे, प्रशासनिक तौर पर इन्होंने क्या परिवर्तन किए, और अन्य जो पहलू हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अकबर से संबंध खराब। जहां रामचंद्र बघेल ने संबंध छोड़े थे, उन्हीं संबंधों के साथ उन्हें अपने राज्य का शासन करना पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि कालिंजर अभियान के समय अकबर के साथ रामचंद्र बघेल के संबंध अत्यंत खराब हो चुके थे। ऐसा ही कुछ रहा विक्रमाजीत सिंह बघेल के साथ, अकबर से उनके संबंध खराब थे। लेकिन जहांगीर के राजा बनते ही वह शासक बना, ठीक है ना, मतलब पिता और पुत्र वह एक राज्य पुत्र के रूप में स्थित थे, जहां उनके अकबर के साथ संबंध खराब थे। लेकिन अकबर के बाद जैसे ही जहांगीर राजा बनते हैं तो उस दौरान हम देखते हैं कि इनके संबंध थोड़े से सुधार होता है। राजधानी रीवा को बनाया, बांधवगढ़ को सैन्य मुख्यालय। अब देखिए, अब प्रश्न यहां से बनेगा कि रीवा को राजधानी बनाने का श्रेय या रीवा को राजधानी परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है। तो आपको बताना है विक्रमाजीत सिंह बघेल, ठीक है ना। विक्रमाजीत सिंह बघेल ने क्या किया था, बांधवगढ़ से, जब हम देख रहे हैं कि बांधवगढ़ राजधानी परिवर्तन के बाद बांधव राज कहलाने लगा था, लेकिन अब यह बांधवगढ़ से राजधानी कहाँ लेके जा रहे हैं, आपकी रीवा, ठीक है ना। अब बघेलखंड की राजधानी क्या हो गई है, रीवा। तो बघेलखंड की जो राजधानी है वह है आपकी रीवा, और जो बांधवगढ़ था उसको अब इन्होंने क्या किया है, सैन्य मुख्यालय बनाया है, ठीक है ना। क्या किया है, सैन्य मुख्यालय बनाया। पहले ही बता चुका हूं आपको कि बांधवगढ़ का जो किला है वह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा कि जो बांधवगढ़ है वह थोड़ा सा दूर है, जंगल में है, और जो मुख्य बघेलखंड राज्य है उससे थोड़ा सा दूर है। तो इस कारण से इन्होंने एक चतुराईपूर्ण निर्णय लिया कि इन्होंने रीवा को राजधानी बनाया, जहां पर जनसंख्या का अत्यधिक संकीर्णन था, साथ ही साथ यह बुंदेलखंड के भी पास था। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया है कि जो रीवा है उसको मुख्य राजधानी बनाया है, और बांधवगढ़ का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनको भी ज्ञात था, इसलिए इन्होंने उसको सैन्य राजधानी बनाया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, दो राजधानी बनाई है। जो रीवा है वह इनकी प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है ना। प्रशासनिक राजधानी क्या है इनकी, आपकी रीवा, लेकिन बांधवगढ़ इनकी सैन्य राजधानी है। इस तरीके से इन्होंने बघेलखंड रियासत की जो राजधानियां हैं उनको दो भागों में विभाजित किया। रीवा जहां अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण था, साथ ही साथ यहां से कर और आमदनी भी अधिक होती थी, और राजनीति के केंद्र में भी रीवा था। साथ ही साथ जो बांधवगढ़ था उसको इन्होंने सैन्य मुख्यालय बनाया, और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भी महत्वपूर्ण समझा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह कौन थे, किस तरीके से उन्होंने कार्य किया। तो बांदा नवाब अली बहादुर का रीवा राज्य पर आक्रमण, जो राजा अजीत सिंह थे उनके समय पे जो बांदा के नवाब थे अली बहादुर, उन्होंने रीवा राज्य पर क्या किया है, आक्रमण किया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रीवा के जो रीवा पर किस समय पे या किसके शासनकाल में बांदा नवाब अली बहादुर द्वारा आक्रमण किया गया। तो राजा अजीत सिंह, ठीक है ना, राजा अजीत सिंह का नाम हमें याद रखना है कि
कि बांदा नवाब अली बहादुर का रीवा राज्य पर राजा अजीत सिंह के समय पर आक्रमण किया गया है। ठीक है, मराठों ने सोहागपुर छीन लिया। अब हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से अब इनके जो शासनकाल में है उसमें डिक्लाइन आ रहा है और यह अपने बहुत अधिक क्षेत्रों को खो रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बांदा के नवाब अली बहादुर थे, उन्होंने आक्रमण किया है इनके राज्य में। इसके अलावा जो मराठा थे उन्होंने जो सोहागपुर क्षेत्र है, ठीक है ना, सोहागपुर की खान आपने कोयले की पड़ी होगी, तो जो सोहागपुर क्षेत्र है उस पर भी उन्होंने आक्रमण करके उसको छीन लिया। तो इसके समय में या इनके समय में हम देखेंगे कि क्या है, आपके उनके राज्य में पतन देखने को मिल रहा है। यह अपने जो राज्य के क्षेत्र हैं, भूभाग के क्षेत्र हैं, उनसे मतलब हाथ धो रहे हैं। इसी के समय बैसीन की संधि हुई। ठीक है ना, जो बैसीन की संधि हमने देखा था, बैसीन की संधि कब हुई थी, आपको पहले ही बताया मैंने, बैसीन की संधि ठीक है ना। आपकी बैसीन की संधि कब हुई थी, 1802-3 में। ठीक है ना, किस किस के मध्य हुई थी बैसीन की संधि, आंग्ल और मराठाओं के मध्य। तो हम देख रहे हैं कि इन्हीं के समय में बैसीन की संधि हुई है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके बघेलखंड के राजाओं पर भी पड़ रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण हमें यह याद रखना है कि यदि इनके ऊपर लिखने आता है, टिप्पणी आती है, तो हम बता देंगे कि परवर्ती राजाओं के समान यह क्षेत्र जीतने में तो असफल रहे ही रहे, साथ ही साथ जो इनके पास उपस्थित क्षेत्र था उसको भी इन्होंने गंवाया। जिसमें हम देखेंगे कि जो बांदा के नवाब अली बहादुर थे उनके द्वारा रीवा राज्य पर आक्रमण किया गया है। इसके अलावा मराठों ने सोहागपुर छीन लिया है। ठीक है ना, मराठों ने सोहागपुर छीन लिया है और इसी के समय क्या हो रही है, बैसीन की संधि हुई है, जिसमें इनको भी कुछ क्षेत्रों को गंवाना पड़ा है। ठीक है ना, बैसीन की संधि में भी इनको कुछ क्षेत्रों को गंवाना पड़ा है। तो आपसे अधिकांश 3 मार्क्स में राजा अजीत सिंह पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके बारे में बता सकते हैं। अब देखिए, रघुराज सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। क्यों पर्सनालिटी है, क्योंकि आपको देखना होगा यह कालखंड क्या है, कालखंड है 1854 से 1880, मतलब आपकी 1857 की क्रांति के समय का यह कालखंड है। और इन्होंने एक बहुत लंबे समय तक मतलब शासन किया है। इसके साथ साथ इन्होंने विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी किए हैं, प्रशासनिक सुधार भी किए हैं, तो वह हम देखेंगे कि किस तरीके से। अब जो राजा रघुराज सिंह हैं उनकी भूमिका 1857 की क्रांति, प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि 1857 की क्रांति में बघेलखंड रियासत का महत्व बताइए, या इसके अलावा राजा रघुराज सिंह की भूमिका पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनका समालोचनात्मक मूल्यांकन भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने 1857 की क्रांति में किस तरीके से अंग्रेजों का साथ दिया, या फिर इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का भी साथ दिया। इसके अलावा 3 मार्क्स में भी आपसे सीधा रघुराज सिंह पूछ सकते हैं, तो आपको इनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, यह 3 मार्क्स से लेकर 11 मार्क्स तक के मटेरियल है, तो हम देखेंगे। 1857 का रघुराज सिंह द्वारा अंग्रेजों को संपूर्ण समर्थन दिया गया। ऐसा देखा जाता है कि 1857 की क्रांति में जो रघुराज सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों का क्या किया है, संपूर्ण रूप से समर्थन किया है। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया है, संपूर्ण रूप से अंग्रेजों का समर्थन किया है। उन्होंने सैन्य मुहैया कराई, इसके अलावा इन्होंने मुख्यतः धन, मतलब जो अंग्रेजों के लिए धन की आवश्यकता थी 1857 क्रांति के समय, इन्होंने अपने राजस्व के खजाने खोल दिए। और भी जो अन्य क्रांतिकारियों थे उनकी भी मुखबरी करवाई, या अन्य जिस तरीके से हम देखते हैं कि रघुराज सिंह की भूमिका बड़ी ही संदिग्ध मानी जाती है। ठीक है ना, लेकिन मुख्यतः हम सीधा कहेंगे कि इनके द्वारा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया गया। जो रघुराज सिंह हैं उनके द्वारा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 1860 में उन्हें GCS की उपाधि दी गई। ठीक है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि 1857 की क्रांति में जिन शासकों ने महारानी या फिर ब्रिटेन का या अंग्रेजी राज्य का समर्थन किया था, उन राज्यों के साथ क्या किया गया है कि अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई है। अधीनस्थ संघ की नीति कब से, 1858 से 18
1935 तक, ठीक है ना, 1858 से 1935, जब तक भारत शासन अधिनियम नहीं आया उसके बाद वह समान संघ की नीति अपना रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 1857 से 1935 तक ब्रिटिश शासन द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई, पृथक्करण की नीति, समान संघ की नीति, ठीक है ना, बफर स्टेट की नीति या अन्य जो नीतियां हैं। तो आपको याद रखना है कि अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक अपनाई गई, जिसमें क्या था कि वह देसी रियासतों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना था, उनको विभिन्न उपाधियां देनी थी, पेंशन देनी थी। इसके साथ साथ उनके क्या था कि उनके राज्य का विलय अब अंग्रेजी शासन में नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, उनके राज्य का विलय अब अंग्रेजी शासन में नहीं किया जाएगा। जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, कहीं ना कहीं वह 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण थी, और इस बात का अब अंग्रेजों को ज्ञान हो चुका था कि 1857 की क्रांति के बाद जो भारतीय हैं उनके मन में अब विद्रोह की भावना प्रबल हो चुकी है, या फिर वह विद्रोह करना सीख गए। देखिए, किसी भी मतलब नियम होता है कि जब तक कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पाता तो वह हिम्मत नहीं जुटा पाता। आपने आपके घरों में भी देखा होगा या सामान्य तौर पर देखा होगा, यदि व्यक्ति एक बार हिम्मत नहीं जुटा पाता है तो वह नहीं जुटा पाता, लेकिन जब वह हिम्मत जुटा लेता है तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसकी जो भावना है वह बढ़ जाती है या उसकी हिम्मत में बढ़ोतरी हो जाती है, और फिर वह क्या करता है, लगातार विद्रोह करता रहता है, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे कि माता पिता या पुत्र का संबंध है तो उसमें कोई भी पुत्र जब तक अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कर रहा है वह करता है, लेकिन जिस दिन यदि उसने रिस्पेक्ट करना बंद कर दी तो उसके बाद हम देखेंगे या सडनली उसने कोई ऐसा वाक्य बोला जो डिसरिस्पेक्टफुल था, तो हम देखेंगे फिर वह एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है और फिर क्या होता है, उस चीज में बढ़ोतरी होती है। जैसे आपने देखा होगा वनडे क्रिकेट में 200 रन, ठीक है ना, जब तक इतिहास में लगभग 40 साल तक 200 रन नहीं बने, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही आपके सचिन तेंदुलकर द्वारा पहली बार 200 रन बनाए गए उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही वर्षों में लगभग 4 या 5 डबल सेंचुरी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, जिसमें से 3 डबल सेंचुरी तो अकेले रोहित शर्मा ने लगाई हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है कि जब आप एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं, उस बिंदु को छू लेते हैं तो फिर आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। तो ऐसा ही हुआ था 1857 की क्रांति में कि जैसे ही उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने देखा कि देसी रियासतों द्वारा विद्रोह करना सीख लिया गया है एक बड़े स्तर पर, तो उनके मन में यह भय हो गया था कि ऐसे विद्रोह आने वाले समय में भी हो सकते हैं। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया है, उनके राज्य को हड़पने का जो उनका मन था वह छोड़ दिया है और उनके साथ अब एक अच्छा और मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो 1860 में उन्हें GCS की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि रघुराज सिंह द्वारा अंग्रेजों का संपूर्ण रूप से समर्थन किया गया था 1857 की क्रांति में। फिर देखेंगे हम 1875 में अपना शासनभार भारत सरकार की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया, मतलब इन्होंने एक तरीके से समर्पण कर दिया और यह राज्य से इतना इनका मोह भंग हो गया या फिर इन्होंने पूर्णतः अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया और इन्होंने स्वयं से क्या कहा है कि आप हमारे राज्य को चलाइए। अंग्रेजों से अप्रत्यक्ष रूप से एजेंटों के माध्यम से इन्होंने क्या कहा है कि आप हमारे राज्य को चलाइए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है, अपना शासन जो है भारत सरकार की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया। इसके अलावा यदि इनके कुछ सुधारों की बात की जाए तो जो ग्वालियर के दीवान थे सर दिनकर राव, ठीक है ना, ग्वालियर के दीवान कौन थे, सर दिनकर राव, उनको आर्थिक सलाहकार बनाया है। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सर दिनकर राव किस बघेलवंशी राजा के आर्थिक सलाहकार थे, ठीक है ना। तो आपको बताना है रघुराज सिंह के यह आर्थिक सलाहकार थे, ठीक है ना। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि सर दिनकर राव का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है ना। तो आपको बताना है यह अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। सर दिनकर राव कौन है आपके, अर्थशास्त्री। सर दिनकर राव आपके अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्री होने के कारण इनको क्या बनाया गया है, यह संबंध किस रियासत से रखते हैं, ग्वालियर से, लेकिन इनको बघेलखंड रियासत का दीवान बनाया गया था। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि सर दिनकर राव का मूलतः संबंध किस क्षेत्र से है, तो ग्वालियर, लेकिन यह किसके शासनकाल में थे, तो रघुराज सिंह। तो रघुराज सिंह ने आर्थिक सुधारों हेतु क्या किया है, सर दिनकर राव जो ग्वालियर से मूलतः संबंधित थे उनको अपना आर्थिक सलाहकार या दीवान बनाया।
अब बात करते हैं अंग्रेजों के साथ उनके कैसे संबंध थे। अब यह स्वाभाविक है कि 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है, तो उनके अंग्रेजों के साथ मधुर संबंध रहे होंगे। ठीक है, तो अब अंग्रेजों के साथ संबंधों की चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति में सहयोग दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो ओसबर्न थे उनको रीवा का अस्थायी एजेंट बनाया। हमने क्या पढ़ा था पहले कि 1875 में इन्होंने अपना संपूर्ण जो शासन या कार्यभार प्रशासनिक संरचना है वह किसको सौंप दी? अंग्रेजों को। ठीक है ना, अंग्रेजों या भारत सरकार। उस समय भारत सरकार से तात्पर्य क्या होता था? ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है ना, भारत सरकार से तात्पर्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य। तो हम देख रहे हैं कि ओसबर्न जो थे अंग्रेजी एजेंट, उनको अस्थायी स्वयं से इन्होंने कहा कि आप कोई अंग्रेजी एजेंट हमारे राज्य में भेजिए और वह हमारे राज्य का शासन प्रबंधन करेगा। तो वह कौन थे? ओसबर्न। ठीक है ना, तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ओसबर्न मतलब किसको रघुराज सिंह ने रीवा का अस्थायी एजेंट नियुक्त किया था, या फिर किसकी उनकी जो मांग थी उस पर ब्रिटिश शासन ने किस को अस्थायी एजेंट नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है ओसबर्न का। ठीक है ना, ओसबर्न को रीवा का अस्थायी एजेंट बनाया गया। अब देखेंगे जो दीवान दीनबंधु पांडे को बहादुर की उपाधि दी। ठीक है ना, इन्होंने दीवान दीनबंधु पांडे को बहादुर की उपाधि दी। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि इन्होंने सर दिनकर राव को अपना सर दिनकर राव को मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया है। इसके अलावा एक अन्य अर्थशास्त्री थे जिनका नाम क्या था? दीनबंधु पांडे, दीवान दीनबंधु पांडे। इनको इन्होंने बहादुर की उपाधि दी। ठीक है ना, यह अंग्रेजों के क्या थे? एक तरीके से एजेंट थे। यह अंग्रेजों के एक भारतीय एजेंट थे जो क्या करते थे? बघेलखंड राज्य में क्या करते थे? आपके कर की उगाही करते थे। ठीक है ना, तो इसी कारण से इन्होंने जो दीवान दीनबंधु पांडे हैं उनको बहादुर की उपाधि दी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के साथ इनके बहुत ही मधुर संबंध थे। अन्य किसी राजा के बघेलखंड रियासत में इतने मधुर संबंध नहीं रहे। इसी कारण से इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, और ओसबर्न को महत्वपूर्ण है, याद रखिए अधिकारी का नाम। ओसबर्न को इन्होंने रीवा का स्थायी एजेंट बनाया था। ठीक है, और दीवान दीनबंधु पांडे को बहादुर की उपाधि थी। अब देखेंगे सर दिनकर राव के प्रशासनिक सुधार। जो सर दिनकर राव थे जिनको उन्होंने मुख्य अर्थशास्त्री बनाया था कि रघुराज सिंह ने, तो उनके कुछ आर्थिक सुधार देख सकते हैं कि उन्होंने क्या आर्थिक रूप से सुधार किए हैं। तो सबसे पहले ठीका पद्धति या एन कमाल खालसा में सुधार किया है। उस समय आपके बघेलखंड रियासत में क्या चल रही थी? ठीका पद्धति। ठीक है ना, ठीका पद्धति और एन कमाल खालसा। ठीक है ना, यह दो भू राजस्व से संबंधित पद्धतियां हैं। ठीक है ना, क्या है? भू राजस्व की उगाही की पद्धतियां हैं। ठीक है ना, यह क्या है? भू राजस्व की पद्धतियां हैं। ठीका पद्धति एक तरीके से ठेका पद्धति के समान थी, जिसमें आप किसी एक व्यक्ति को या एजेंट को क्या कर देते हैं? ठेका पर एक निश्चित धनराशि पर उस भूमि को दे देते हैं। जैसे आपने देखा कि आपकी भूमि की इतनी उपज होती होगी एक अंदाजे पर, ठीक है ना, एक अनुमान पर, तो आपने 100 रुपए पर उस भूमि को ठेका पद्धति पर दे दिया। अब देखेंगे कि इसमें क्या घाटा होता है कि जब आप ठेका पद्धति पर भूमि दे देते हैं तो जो ठेकेदार होता है या जो उसका भार लेता है वह क्या कोशिश करता है कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाए। कैसे लाभ कमाएगा? कि मान के चलिए आपने ऐसे देखा कि यहाँ रियासत में 200 रुपए की फसल होती है, ठीक है ना, उसमें से आपको 50 रुपए कर के रूप में मिल रहा है, एक मोटा मोटा, ठीक है ना, लेकिन आपने 50 रुपए में उसको ठेका पद्धति पर दे दिया। लेकिन क्या होता है, जो ठेकेदार होते हैं वह कोशिश क्या करते हैं कि भाई 50 रुपए का जो ठेका पद्धति पर उनको मिला है उसमें से वह क्या करेंगे कि 200 रुपए में से लगभग 100-125 रुपए उसको स्वयं ले लेंगे, ठीक है ना, मतलब उन किसानों से अधिक वह क्या कर लेंगे? धन ग्रहण कर लेंगे, कर ग्रहण कर लेंगे। इसमें क्या घाटा होता है कि किसानों को अधिक कर देना पड़ता है, ठीक है ना, ठेका पद्धति में। तो इससे एक
मतलब जो जनता है उसका शोषण होता है। ऐसे ही एक थी एन कमाल खालसा। यह मुख्यतः मुख्य भूमि पर जो खालसा भूमि होती थी, जो राज्य के सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण पर था, उससे संबंधित यह भू राजस्व की पद्धति है। तो जो ठीका पद्धति और एन कमाल खालसा, इसमें यह सुधार कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने कुछ ऐसे टर्म्स जोड़े हैं या उसमें इस तरीके से परिवर्तन लाए हैं कि जनता को अधिक से अधिक लाभ हो, साथ ही साथ प्रशासन को भी या आपके बघेलखंड रियासत को भी अधिक से अधिक लाभ हो, ठीक है ना। तो आपको यह याद रखना है, ठीका पद्धति और एन कमाल खालसा यदि 3 मार्क्स में आते हैं तो आपको बताना है यह भू राजस्व की पद्धतियां थी और आपके बघेलखंड रियासत में यह थी, और इनमें सुधार करने का श्रेय आपके सर दिनकर राव को जाता है, ठीक है। अब देखिए, मिताक्षरा कचहरी में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई की, ठीक है ना। मिताक्षरा नाम की जो कचहरी थी, इसमें मुख्यतः क्या होता था कि दीवानी मामले ही सुने जाते थे, ठीक है ना। तो मिताक्षरा नाम की एक इनके यहाँ क्या थी, आपकी कचहरी थी, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से न्यायालय था। तो उसमें इन्होंने क्या किया है, फौजदारी मुकदमों की सुनवाई की। वैसे इसमें मुख्यतः क्या होता था, आपके दीवानी मामले सुने जाते थे, लेकिन इन्होंने जो दांडिक जो मामले होते हैं, फौजदारी मामले, उसकी सुनवाई भी प्रारंभ की। इससे क्या हुआ है कि उस चीज़ का, अब देखिए दीवानी मामले अपेक्षाकृत फौजदारी मामलों की अपेक्षा में कम आते हैं, ठीक है ना। और फौजदारी मामलों का जल्दी से जल्दी समन करना भी जरूरी है, उनको समाप्त करना भी जरूरी है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि मिताक्षरा कचहरी का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर फौजदारी मुकदमों की भी सुनवाई करना प्रारंभ कर दी। अब देखिए, अब एक टर्म है बघेलखंड एजेंसी, आपसे 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है, इसके अलावा 5 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है और प्री की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है बघेलखंड एजेंसी, ठीक है। बघेलखंड एजेंसी, तो सबसे पहले इसकी जो डेट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्री में सीधा पूछ लेंगे आपसे, बघेलखंड एजेंसी की स्थापना कब की गई। तो बघेलखंड एजेंसी की स्थापना 1871 में की गई, ठीक है ना। बघेलखंड एजेंसी की स्थापना कब की गई, आपका 1871 में बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की गई। अब यह क्या थी, तो रघुराज सिंह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की है, ठीक है। अब यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बघेलखंड एजेंसी की स्थापना किस बघेलवंशी शासक ने की, तो आपको बताना है कि रघुराज सिंह ने बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की, ठीक है। अब यह क्या था, रघुराज सिंह और अंग्रेजों ने, हमने देखा है कि किस तरीके से रघुराज सिंह अंग्रेजों के समक्ष इतने अच्छे संबंध थे, साथ ही साथ वह पूर्णतः समर्पण की स्थिति थी कि वह स्वयं ही यह बात चाहते थे कि अंग्रेज उनके राज्य में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शासन करें। उसका एक अच्छा कारण यह भी हो सकता है कि हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज थोड़े से उदार हुए और उन्होंने क्या किया है, आपकी देसी रियासतों के साथ अच्छा संबंध किया है। और अंग्रेज कहीं ना कहीं जो आधुनिकता है उसमें भारतीय राजाओं से आगे थे, तो उनका यह भी मत रहा होगा कि यदि अंग्रेज हमारे राज्य के साथ जुड़ते हैं या हमारे प्रशासनिक संरचना में वह भाग लेते हैं, तो हमारा जो प्रशासन तथा आर्थिक भाग और इसके अलावा जितने भी आपके यातायात से संबंधित रेल लाइन हुई या अन्य जो आप देखेंगे, उस समय ट्रेनों का युग था, ट्रेन प्रारंभ हो रही थी, रेलगाड़ियों का युग था, तो उनका यह मत रहा होगा इसमें कि यदि अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें उसका लाभ होगा। तो इन्होंने उसी कारण से क्या किया होगा, बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की होगी, ठीक है ना। रघुराज सिंह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की है। अब इसमें हम देख रहे हैं 5 रियासतें थी, ठीक है ना। बघेलखंड एजेंसी में कितनी रियासतें थी, तो 5 रियासतें थी, जो थी रीवा, मेहर, नागौद, सोहावल और कोठी, ठीक है ना। रीवा मुख्य रियासत जो कि बघेलखंड की उस समय राजधानी थी, इसके अलावा मेहर, नागौद, सोहावल और कोठी। अब इसमें जितने भी पॉइंट हैं, यह प्री की दृष्टि से किसी भी तरीके से सभी पॉइंटों पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, ठीक है ना। और आपसे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है। तो एक तो देखिए क्या पूछा जा सकता है, स्थापना कब की गई,
अब पूछा जा सकता है किसके माध्यम से की गई, तो रघुराज सिंह और अंग्रेजों ने साथ मिलकर की। अब इसमें कितनी रियासतें सम्मिलित थी बघेलखंड एजेंसी में, तो 5 रियासतें थी। वह आपसे 5 रियासतों के नाम भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ इन रियासतों में से किसी एक रियासत को हटाकर वह पूछ सकते हैं इसमें से कौन सी एजेंसी या कौन सी रियासत बघेलखंड एजेंसी में शामिल नहीं थी। तो आपको 5 के ही नाम याद रखना जरूरी है, रीवा, मेहर, नागौद, सुहावल और कोठी, ठीक है ना। या फिर वह अन्य राज्यों के नाम दे सकते हैं और आपसे 5 नाम पूछ सकते हैं। तो आपको 5 नाम याद रखना है, रीवा, मेहर, नागौद, सुहावल और कोठी, ठीक है। अब इसके अलावा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि आपसे पूछा जा सकता है तो यह पूछा जा सकता है कि रघुराज सिंह और अंग्रेजों ने जो साथ मिलकर बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की थी उसमें प्रथम अंग्रेजी एजेंट का नाम क्या था, ठीक है ना। तो प्रथम अंग्रेजी एजेंट का नाम था कैप्टन गुडफेलो, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि प्रथम जो बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की गई थी उस बघेलखंड एजेंसी के प्रथम अंग्रेजी एजेंट कौन थे, कैप्टन गुडफेलो, ठीक है ना। कौन थे आपके, कैप्टन गुडफेलो। तो आपके पास जितने भी यहाँ पर टर्म हैं आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए और आपसे सभी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्थापना 71 में हुई, किस किसके की, रघुराज सिंह और अंग्रेजों ने साथ मिलकर की। इसके अलावा इसमें कितनी रियासतें शामिल थीं, तो इसमें 5 रियासतें शामिल थीं, रीवा, मेहर, नागौद, सुहावल और कोठी। इसके अलावा जो प्रथम एजेंट थे कैप्टन गुडफेलो, ठीक है ना, प्रथम एजेंट इसके कौन थे, कैप्टन गुडफेलो। तो इस तरीके से आप 3 मार्क्स में साथ ही साथ 5 मार्क्स में भी इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और प्री की दृष्टि से भी जितने भी आपके पास यहाँ पर फैक्ट हैं सभी ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति और रीवा राज या 1857 की क्रांति और बघेलखंड रियासत, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति में रघुराज सिंह की भूमिका बताइए, क्योंकि उस समय शासन कौन थे, आपके रघुराज सिंह, ठीक है दोस्तों। तो 1857 की क्रांति और रीवा राज्य हम देखते हैं। रघुराज सिंह ने अंग्रेजों की सहायतार्थ हेतु 2000 सैनिक उपलब्ध कराए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि रघुराज सिंह ने पूर्णतः अंग्रेजों के साथ समर्पण कर दिया था या उनका एक बहुत ही अच्छा संबंध था। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया है कि न केवल हम देखेंगे कि जितनी भी अन्य रियासतें थी उनमें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का साथ दिया गया है। क्या किया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वह सिंधिया हो या होलकर हो, उन्होंने क्या किया है कि अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया है। साथ ही साथ उनकी थोड़ी बहुत भावना क्रांतिकारियों के साथ भी थी, ठीक है ना। हम जब उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिससे क्रांतिकारियों को लाभ हो, ठीक है। अब इसका कारण भी थे कई कि 1857 की क्रांति यदि हम गहनता से देखें तो उसका मुख्य कारण क्या था। उसका मुख्य कारण यह था कि 1857 की क्रांति में उन राज्यों को हड़पा गया था जिनके नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं थे, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं राज्यों ने विद्रोह किया है जिनके साथ अंग्रेजों ने उनके राज्य को हड़पा है या किसी भी तरीके से हानि पहुंचाई है, और लगभग सभी जो रियासतें थी उनकी अंग्रेजों के साथ पहले ही संधियां हो चुकी थी। हमने देखा किस तरीके से मंदसौर की संधि के माध्यम से पूर्णतः जो होलकर राज्य था वह अंग्रेजों के अधीन हो गया, ठीक है। अब देखिए राजाओं की भी मजबूरी थी उस समय कि यदि आप देखेंगे कि आपके पड़ोसी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपके उसके साथ अच्छे संबंध हैं, तो आप कई बार ऐसा करते हैं कि हमें क्या मतलब, ठीक है ना। और उस समय राष्ट्र जैसी कोई भी एक संकल्पना नहीं थी। अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्र जैसी संकल्पना है कि भाई हमारा एक भारत राष्ट्र है, भले ही उसमें विभिन्न राज्य हों, संस्कृति हों, लेकिन अंततः हम क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं। लेकिन 1857 की क्रांति में क्या था कि राष्ट्र जैसी संकल्पना का उदय नहीं हुआ था। और आप देखेंगे कि जो राज्य हैं यह आपस में भी लड़ते रहते थे। हम देखते हैं कि सिंधिया और आपके होलकरों के मध्य युद्ध हो रहा है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के मध्य युद्ध हो रहा है, ठीक है ना।
ना, विभिन्न चीजों। तो इस कारण से एक सहानुभूति का भाव भी कम रहता था, ठीक है ना। यदि हम नैतिकता के तौर पर अभी हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उन राज्यों ने उस समय अंग्रेजों का सहयोग किया और हम उनके प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि मुख्यतः यही हुआ है कि जिन राज्यों का उन अंग्रेजों ने अधिग्रहण किया है, उनके साथ अच्छे बर्ताव नहीं किया है, उन्हीं राज्यों ने विद्रोह किया है और अन्य राज्यों के साथ जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे उन्होंने उनका साथ दिया है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर यह पहले राजा हमें देखने को मिलेंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से खुलकर सीधे सीधे अंग्रेजों का साथ दिया है, प्रत्यक्ष रूप से खुलकर सीधे सीधे अंग्रेजों का साथ दिया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने सीधी सीधी सैन्य सहायता दी है, ठीक है ना। इन्होंने लगभग 2000 सैनिक अंग्रेजों की सहायता हेतु उपलब्ध कराए हैं, ठीक है ना। तो यह पहला मौका है कि किसी देशी रियासत द्वारा अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में धन या अन्य सुविधाओं के अलावा सीधे सैनिक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो लगभग 2000 सैनिक बहुत अधिक होते हैं उस समय, तो 2000 सैनिक उन्होंने उपलब्ध कराए। अब देखिए, रीवा राज्य पर नजर रखने के लिए सेंट्रल इंडिया एजेंसी की स्थापना की गई। मतलब 1857 की क्रांति के समय जो रीवा राज्य था उस पर नजर रखने के लिए एक एजेंसी की स्थापना की गई जिसका नाम क्या था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, और उसका मुख्य केंद्र क्या था, रीवा, ठीक है ना। तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो थी वह क्या करती थी, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, सेंट्रल इंडिया एजेंसी मतलब मध्य भारत की एजेंसी। मतलब मध्य भारत में जितनी भी रियासतें हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से संबंधित, और छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है इससे संबंधित जितनी भी रियासतें हैं उन पर 1857 की क्रांति में क्या क्या प्रभाव है या फिर कहाँ पर विद्रोह हो रहा है, कहाँ पर कितने सैनिकों की हमें उपलब्धता बढ़ानी है, ठीक है ना। मतलब संपूर्ण जो कार्य है वह कौन देख रहा था उस समय 1857 की क्रांति में, मध्य भारत के क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ठीक है। तो रीवा राज्य पर नजर रखने के लिए क्या बनाई गई, एक सेंट्रल इंडिया एजेंसी की स्थापना की गई। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं, सर्वप्रथम सोहागपुर से क्रांति की शुरुआत हुई। तो प्रश्न अब बनेगा आपसे कि बघेलखंड क्षेत्र में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ। तो आपको याद रखना है कि बघेलखंड क्षेत्र में जो क्रांति है उसका शुरुआत या उसका आरंभ सोहागपुर क्षेत्र से हो रहा है, ठीक है ना। सोहागपुर क्षेत्र से क्रांति का आरंभ हो रहा है। अब देखिए, मेहर में अल्पवयस्क राजा रघुवीर सिंह के नेतृत्व में राघवगढ़ के ठाकुरों ने भाग लिया। अब देखेंगे हम जो छोटी छोटी रियासतें हैं जो आपके बघेलखंड के अंतर्गत आती थी, उन रियासतों में कई जो राजा थे उन्होंने विद्रोह किया है। तो मेहर था, जो मेहर रियासत हमने बघेलखंड एजेंसी में देखी थी कि जो 5 रियासत हैं उसमें से एक मेहर रियासत प्रमुख है, ठीक है ना। मेहर माता के लिए प्रसिद्ध है, मेहर माता का मंदिर है, और इसके अलावा मेहर किस लिए भी प्रसिद्ध है, आपके अलाउद्दीन खां के लिए, ठीक है ना। तो मेहर में अल्पवयस्क जो राजा थे उनका नाम क्या था, रघुवीर सिंह, ठीक है ना। उनका नाम क्या था, रघुवीर सिंह। उनके नेतृत्व में जो राघवगढ़ था वहां से ठाकुरों ने भाग लिया है। मतलब राघवगढ़ एक क्या थी, आपके ठाकुरों की रियासत थी, ठीक है ना, ठाकुरों की रियासत थी। तो वहां से इनके नेतृत्व में जो राघवगढ़ थी उसमें ठाकुरों ने भाग लिया है, ठीक है ना। आपके रघुवीर सिंह, याद रखिएगा ये रघुवीर सिंह हैं, और बघेलखंड के कौन है, आपके रघुराज सिंह, ठीक है ना। रघुराज सिंह और रघुवीर सिंह, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यह कौन है, मेहर के अल्पवयस्क राजा रघुवीर सिंह। इनके नेतृत्व में क्या हो रहा है, जो राघवगढ़ रियासत है जो कि मेहर से लगी हुई है, वहाँ पर जो ठाकुर थे या वहाँ के जो छोटे छोटे सामंत थे उनके द्वारा विद्रोह किया गया है। तो आपसे प्री में प्रश्न बन सकता है कि राघवगढ़ के ठाकुरों ने या राघवगढ़ से किसने क्रांति का आह्वान किया, तो रघुवीर सिंह, ठीक है ना। राघवगढ़ से किसने किया है, आपके रघुवीर सिंह। आपको जितने भी रियासत में जितने भी नाम मिले यह प्री की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेंस के साथ साथ आपको प्री का भी बताते जाएं कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि अल्टीमेट तरीके से जब आपका प्री ही क्वालिफाई होगा आप तभी मेंस लिख पाएंगे, ठीक है ना। और यह यदि आपके अंदर कला विकसित हो जाती है कि प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारा है,
ठीक है ना। आज के संदर्भ में तो ऐसा है कि हर किसी के पास इतना मटेरियल है और हर एक कोचिंग संस्थान हुए या बाजार में इतना ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध है कि महत्वपूर्ण यह हो गया है कि आप क्या पढ़ें से ज़्यादा क्या ना पढ़ें, ठीक है ना। महत्वपूर्ण यह है कि आपको क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या छोड़ना है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है और आप उसको पूरा नहीं पढ़ सकते। और सभी चीज़ें एक मानव के दिमाग की एक सीमितता भी होती है, ठीक है ना, लिमिटेशन होती है, तो भाई सभी चीज़ें याद नहीं कर सकता। तो यह एक कला होती है कि आपको स्वयं विकसित करनी होगी कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो आप उससे क्या करेंगे कि आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी और जो आपको कचरा है या फिर जो याद नहीं करना है या जो कम इम्पोर्टेंट है उनको हम छोड़ देंगे। तो आपको यह कला विकसित करनी है। मैं जिस तरीके से आपको बताता हूँ, कोई टर्मिनोलॉजी मिलती है तो आपको वह सीखना चाहिए। तो मेहर में जो अल्बैक्स राजा थे रघुवीर सिंह, उनके नेतृत्व में क्या है, राधवगढ़ के ठाकुरों ने भाग लिया है। तो प्री में इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजा सरजू प्रसाद। तो इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजय राघवगढ़ से क्रांति का आह्वान किसने किया, ठीक है ना। विजय राघवगढ़ से क्रांति का आह्वान किसने किया, राजा सरजू प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, सीधा पूछ लेंगे। राघवगढ़ से आपके रघुवीर सिंह के नेतृत्व में। लेकिन यदि विजय राघवगढ़ की बात की जाए तो यहां से किसने किया है, आपके राजा सरजू प्रसाद ने। विजय राघवगढ़ से राजा सरजू प्रसाद। अब बात करेंगे मनकहरी, ठीक है ना। मनकहरी एक छोटी सी रियासत थी, यहाँ से किसने किया है क्रांति का नेतृत्व, ठाकुर रणमत सिंह, ठीक है ना। मनकहरी से कौन कर रहे हैं, आपके ठाकुर रणमत सिंह। विजय राघवगढ़ से राजा सरजू प्रसाद। सभी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सीधे आपसे प्री में प्रश्न पूछ लेंगे। 1857 की क्रांति में मनकहरी से किसने नेतृत्व किया, तो ठाकुर रणमत सिंह। और विजय राघवगढ़ से राजा सरजू प्रसाद। अब देखिए, क्रांति के दमन के पश्चात 1800, अब बात कर रहे हैं यहाँ से, मतलब यह छोटी छोटी जो रियासत थी वहाँ से किस तरीके से नेतृत्व किया गया। जब हम देखते हैं मुख्यतः बघेलखंड की या रीवा राज्य की बात की जाए तो उसमें पूर्णतः रूप से आपके रघुराज सिंह हैं, उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया है, बाकायदा उन्होंने सैन्य सहायता, आर्थिक सहायता दी। लेकिन उस रियासत में जो छोटी छोटी रियासतें थीं, आपकी रीवा रियासत या बघेलखंड रियासत में जो अन्य छोटी छोटी रियासतें थीं, जिसमें हम बात करेंगे राघवगढ़, विजय राघवगढ़ और मनकहरी। राघवगढ़ से आपके रघुवीर सिंह, विजय राघवगढ़ से आपके राजा सरजू प्रसाद और मनकहरी से ठाकुर रणमत सिंह। सीधा ही आपसे पूछ लेंगे कि इन क्षेत्रों से किसने नेतृत्व किया, तो आप बता देंगे कि छोटी छोटी रियासतों ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ दिया या फिर विद्रोह किया। अब देख रहे हैं हम कि इनकी जो विद्रोह थे उनको कुछ समय बाद अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया, ठीक है ना। देखिए, अंग्रेजों का आप सामना नहीं कर सकते, साथ ही साथ जो आपकी रियासत की मुख्य रियासत है या जो सबसे शक्तिशाली राजा है रीवा राज्य, वह भी अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर दोहरी मार है, एक तो अंग्रेजों की और दूसरा कहीं ना कहीं जो आपके मुख्य राजा हैं वह भी अंग्रेजों के साथ हैं, वह अपनी सैन्य उपलब्धता करा रहे हैं। तो इन छोटी छोटी रियासतों के लिए अंग्रेजों के समक्ष टिकना लगभग असंभव था, ठीक है। और हम देखेंगे कुछ ही समय के बाद अंग्रेज जो बघेलखंड है उसमें बहुत ही आसानी के साथ क्या कर लेते हैं, आप देखेंगे बुंदेलखंड में फिर भी अंग्रेजों को कठिनाई हुई क्योंकि वहां के अधिकांश राजा विरुद्ध में थे, ठीक है ना। लेकिन बघेलखंड में अंग्रेजों को अपेक्षाकृत कम कठिनाई हुई क्योंकि वहां के जो मुख्य राजा थे वह पूर्णतः अंग्रेजों के समर्थन में थे। तो हम देखेंगे कि लगभग क्रांति 1857 की क्रांति मतलब अंग्रेजों के लिए यदि बघेलखंड की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही सरल रही, ठीक है। अब क्रांति के दमन के पश्चात 1859 में लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में कानपुर में एक विशाल दरबार का आयोजन हुआ। हम देख रहे हैं कि लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में 1857 की क्रांति थी, उसके बाद 1859 लगभग 2 वर्ष बाद हम देख रहे हैं तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। तत्कालीन वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति किसके समय में हुई, लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में कानपुर, ठीक है ना, कानपुर में एक विशाल दरबार का आयोजन हुआ जिसमें रघुराज सिंह को
जिसमें रघुराज सिंह को सुहागपुर, अमरकंटक तथा सिंहवाड़ा का क्षेत्र तथा दीवान दीनबंधु को बहादुर की उपाधि दी गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आपने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से सहायता की है। तो पहले आपको जीएसआई की उपाधि दी जा रही है, साथ ही साथ जो 1857 की क्रांति में जिन राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिन राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उनके लिए एक दरबार का आयोजन किया जा रहा है 1859 में, ठीक है ना। 1859 में एक दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, आपके लॉर्ड कैनिंग। इनका उसका उद्देश्य क्या था इस दरबार का, कि जिन राजाओं ने उनका सहयोग किया है उनका सम्मान किया जाए, उनकी ख्याति बढ़ाई जाए, साथ ही साथ उन राजाओं को कुछ ऐसे उपहार दिए जाएं कि जिससे क्या हो, उनके संबंध अच्छे हों। मतलब एक तरीके से अब जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया गया है राजाओं द्वारा, उसका उनको फल मिलने वाला था, ठीक है ना, इस दरबार में। तो हम देखेंगे कि इस फल के लिए क्या हो रहा है कि कैनिंग द्वारा रघुराज सिंह को जो सुहागपुर क्षेत्र था, जो अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था एक समय, ठीक है ना, जब हम देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा, हमने पहले पढ़ा है, सुहागपुर छीन लिया गया था। तो जो सुहागपुर, जो अमरकंटक का क्षेत्र और सिंहवाड़ा का क्षेत्र, यह बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। सुहागपुर का क्षेत्र, अमरकंटक का क्षेत्र और सिंहवाड़ा का क्षेत्र, यह पुनः आपके बघेलखंड रियासत को दे दिए गए हैं। यह वह क्षेत्र थे जो पिछले समय में बघेलखंड के अधीन तो थे, लेकिन मुगलों द्वारा या अन्य राजाओं द्वारा या फिर अंग्रेजों द्वारा उनसे छीन लिए गए थे, ठीक है ना। तो उनको उपहार में या फिर उसके प्रति उत्तर में जो उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, उसके उपहार स्वरूप क्या किया जा रहा है, सुहागपुर, अमरकंटक तथा सिंहवाड़ा का क्षेत्र उनको पुनः दे दिया जा रहा है, ठीक है ना। टिक फॉर टैक, मतलब आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसमें देखिए एक संकल्पना यह भी होती है कि अंग्रेज इसके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं, देखिए यहाँ से क्या संदेश जाता है कि जिन राज्यों ने हमारी सहायता की है, हम उन राज्यों को ना केवल परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको परेशान, मतलब उनको सिर्फ परेशान नहीं कर रहे अब उनके ऊपर आक्रमण, इसके अपितु उनको उपहार स्वरूप अन्य क्षेत्र भी दिए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, दोहरा लाभ होगा कि अब अंग्रेजों को आगे से कोई भी राजा है वह सहयोग करेगा, तो उसको यह लालच होगा कि अंग्रेज क्या करते हैं, आपको सहयोग के बदले राज्य भी देते हैं, साथ ही साथ आपकी रक्षा भी करते हैं। या फिर जिस तरीके से क्रांति का दमन किया गया, तो उसके माध्यम से क्या होगा कि अंग्रेजों की ख्याति में बढ़ोतरी हुई कि उन्होंने दमन बढ़ा दिया। इसके अलावा एक प्रमुख कारण यह भी था कि अंग्रेज इन दरबारों के माध्यम से यह बताना चाहते थे कि कौन कौन से राजा हमारे साथ हैं, और एक बहुत बड़ा भारतीय रियासतों का वर्ग है वह अब अंग्रेजों के साथ है। तो यदि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई विद्रोह करता है तो अंग्रेज अब भारत में अकेले नहीं है, अपितु बहुत बड़ा एक रियासतों का वर्ग है वह अंग्रेजों का साथ देगा। तो इससे क्या होगा, जो विद्रोही हैं या क्रांतिकारी हैं उनका मनोबल टूटेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब पहले क्या था, उनको बाहरी या विदेशी कहकर मतलब ठगा जाता था, या बाहरी या विदेशी देकर क्या कहा जाता था, उनको भगाया जाता था, उनके खिलाफ विद्रोह किया जाता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बघेलखंड और अन्य रियासतों ने 1857 की क्रांति में उनका साथ दिया है, उससे क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं अब अंग्रेजों की एक्सेप्टेंस है वह बड़ी है, वह भारतीय के मध्य भी फेमस हुए हैं, साथ ही साथ कई रियासतों के साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव भी किया है, ठीक है। तो इससे इस तरीके से वह क्या करते हैं, इनको सुहागपुर, अमरकंटक और सिंहवाड़ा का क्षेत्र देते हैं, तथा जो दीवान दीनबंधु हैं उनको क्या कर रहे हैं, बहादुर की उपाधि दे रहे हैं। दीवान दीनबंधु को बहादुर की उपाधि प्रदान की जा रही है, ठीक है ना। तो 1857 क्रांति और रीवा राज्य या फिर बघेलखंड राज्य या फिर आपके रघुराज सिंह की भूमिका पूछी जा सकती है। तो आप पूर्णतः बता सकते हैं कि प्रारंभिक तौर पर इनके रघुराज सिंह द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई और 2000 सैनिक उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा रीवा राज्य पर नजर रखने के लिए सेंट्रल इंडिया एजेंसी की स्थापना की गई, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने होंगे सभी टर्म। इसके अलावा सुहागपुर से क्रांति की शुरुआत हो रही है, हम देख ही चुके हैं, ठीक है। और मेहर में जो अब देखिए किस क्षेत्र से किन्होंने किया, तो मेहर से रघुराज सिंह ने,
रघुवीर सिंह ने विजय राघवगढ़ से राजा सरजू प्रसाद, मनकहरी से ठाकुर रणमत सिंह। ठीक है ना, इनके नाम प्री की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, सीधा पूछ लेंगे। अब देखिए, क्रांति के दमन के पश्चात 1859 में लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में कानपुर में एक विशाल दरबार के आयोजन किया गया, जिसमें रघुराज सिंह को सम्मान किया गया। साथ ही साथ उनको सोहागपुर, अमरकंटक और सिंहवाड़ा का क्षेत्र दिया गया और उनके जो दीवान थे दीन बंधु, उनको बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम देखेंगे कि 1857 क्रांति में बघेलखंड रियासत की क्या भूमिका थी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में हम कुछ प्रमुख राजा जो बघेलखंड रियासत के हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।